हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने चैनल दिमाग वाला में आज से हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, जो होगी आपकी मास्टर प्रैक्टिस सेशन सीरीज। ठीक है, जिसमें आपका आज हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखेंगे आपके लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें मैंने आपके 20 क्वेश्चन लिए हैं, आपके जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। इसमें मैंने गेट के पी के लिए और आपके CIL के लिए और बाकी एग्ज़ाम के भी PSU के आपके PY के लिए और कुछ आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो उसको होगा आपका लीनियर अलजेब्रा, जिसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक का हमारे होंगे इसमें लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेंट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 3x3 मैट्रिक्स, एक हमारे 3x3 मैट्रिक्स है विच डिटर्मिनेंट A इज 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट टू A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके मैट्रिक्स दी है वो आपकी 3x3 की मैट्रिक्स दी है, मतलब आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारी कोई मैट्रिक्स A है, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। बाकी यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें दिया है वो है आपका 5। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी मेरे भाई? वैल्यू बतानी हमें डिटर्मिनेंट टू A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या, एडजॉइंट ऑफ A कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। देन यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, देखिए यहाँ पर ये है ना A इनवर्स, तो हमें यहाँ पर A इनवर्स का ये डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। साथ साथ देखिए ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब स्केलर टर्म है। स्केलर टर्म अगर आपका डिटर्मिनेंट के अंदर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई n×n मैट्रिक्स है, मतलब एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, n×n मतलब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसमें अगर आपका डिटर्मिनेंट आपका k×a है, कोई आपका स्केलर वैल्यू है, मतलब k×a है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग k की पावर यहाँ n करेंगे, जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है उसकी पावर आ जाएगी k के साथ। ठीक है, और आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ जो आप नोट कर लीजिएगा ये। देन इसके अलावा ये तो आपको पता होगा एडजॉइंट ऑफ A को हम कैसे लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ A होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन A। ठीक है, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं ऐसा, डिटर्मिनेंट ऑफ A और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका A इनवर्स। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा तो A इनवर्स आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट चीज़ है, ये सेकंड चीज़ होगी। जो थर्ड चीज़ थी वो थी आपकी A इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स ये कैसे होगा? A इनवर्स ये -1 है, A की पावर -1 मतलब A इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो ये क्या आता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये आता है आपका A इनवर्स। ठीक है, तो बस में ये 3 चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमारा था आपका यहाँ पर फाइंड करना था डिटर्मिनेंट टू A इनवर्स। देखिए कलर चेंज करता हूँ, हमें यहाँ पर से फाइंड करना था डिटर्मिनेंट आपका 2A इनवर्स था, एडजॉइंट ऑफ A था, शायद यही था, वो देख लेता हूँ। डिटर्मिनेंट 2A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, हमें आपका ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें? ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप जो हो जाएगा आपका स्टेप 1, यहाँ पर से कर देते हैं आपको S1 स्टेप 1 के लिए, समझ जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पर निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ A होता है हमारा, बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट A इंटू A इनवर्स या फिर अपॉन A। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू ये यहाँ पर से क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए क्योंकि हमें पीछे दिया था आपका क्वेश्चन में क्या दिया था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पर हमें दिया है साथ साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू दी है आपकी 5। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट A इसकी वैल्यू 5 है, तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू A इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी विच इज़ 5, तो हमने यहाँ पुट करा। ठीक है,
अब हम ये वाला करते हैं आपका 2A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, देखिए इसके लिए मैं कलर ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर निकालेंगे 2A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल दी तो 2A इनवर्स आ जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी ये है, वो क्या है आपकी 5 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू ये हो जाएगा ए इनवर्स का स्क्वायर। ए इनवर्स का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपका 10 ए की पावर, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की पावर -2। तो अल्टीमेटली 2A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपकी 10 ए की पावर -2। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब यहाँ से हमने इसका यहाँ पर हमारी जो टोटल n की वैल्यू थी वो थी आपकी 3। ठीक है, ये देखिए जो हमका ऑर्डर था इसका वो था आपका 3×3। ये देखिए ऑर्डर था हमारा 3×3। यहाँ पर से देखिए ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, ये आपका स्केलर टर्म है। स्केलर टर्म के लिए क्या करते हैं हम, ये देखिए ऊपर ये स्केलर टर्म के लिए हम लोग k की पावर n उसको बाहर कर लेते हैं, मतलब वो स्केलर टर्म को पावर से बाहर कर लेते हैं, देन आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ इस कलर से, अगले पेज में ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं ये निकालूँ आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 10A की पावर -2, इसका अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो आपका 10 है ये आ जाएगा बाहर। 10 बाकी कितने की थी, आपकी 3×3 की थी, तो 10 का क्यूब बाहर आ जाएगा, 10 का क्यूब, बाकी अंदर क्या बचेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर -2। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आई आपकी। 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब होता है आपका 1000। तो 1000 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। ठीक है, वैसे A इनवर्स के पावर 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1000 आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स बताया था ना मैंने, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स को लिख सकते हैं आपको 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ आपका 1000 इंटू 1 डिटर्मिनेंट A था हमारा यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 25 से ये आपका यहाँ पर से कट जाएगा। 25 एकम 25, 25 चक्को 100 और 1 0 और, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, अल्टीमेटली हमारी वैल्यू आएगी 40। तो आंसर आ गया हमारा, आंसर नंबर बी 40। ठीक है, तो देखिए क्या करा हमने, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि n×n मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर आपके यहाँ पर k कोई स्केलर मल्टीप्लाई है, डिटरमिनेंट के बाहर निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट के ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे उस स्केलर पर। ठीक है, उसकी पावर हो जाएगी वो। बाकी एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका डिटर्मिनेंट ए अपॉन ए। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन यहाँ पर हमने स्टेप 1, ये आपका स्टेप 2, फिर ये आपका स्टेप 3 में हमने फाइनल स्टेप में आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने इसको ऐसे सॉल्व करा। देखिए बाकी अगर मैं इसको आपको एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक दिखाऊँ तो इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको ये पता होगा, एक इसमें ट्रिक है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ऐसा आपको पता है तो ये होता है आपका मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ n-1। ठीक है, सिंपल आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू देखिए, इसके थ्रू कैसे निकालेंगे आप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी आपकी यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू थी आपकी 5। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 3 - 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 3 - 1 हो जाएगा 2, मतलब 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। ठीक है, देन हमने इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। यहाँ पर से क्या आएगी, ये 2 बाहर आएगा, 3 का आपके 3×3 की वैल्यू थी मैट्रिक्स थी, तो 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, इंटू क्या बचेगा अंदर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा आपका, जो ऊपर निकाला है हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, अब सिंपल आंसर निकालेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू 8 आ गई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1/5, बाकी इसकी वैल्यू अपन निकाले क्या आई, ये आई हमारी 25। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी 25। तो 5 से ही कट जाएगा, 5 × 5 = 25 और 8 × 5 = 40। तो सिंपल आप ऐसे भी निकाल सकते थे आंसर 40। स्मार्ट आपका एग्जाम के लिए स्मार्ट ट्रिक काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हमारा आइगन वैल्यूज एंड ट्रेस और डिटर्मिनेंट के ऊपर दिया है आपका, द आइगन वैल्यू ऑफ 3×3
रियल मैट्रिक्स 3x3 आपकी रियल मैट्रिक्स है ए, R-1 2 और -3, व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब -2a² प्लस आई। तो हमें यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट, वो आपको यहाँ पर इसकी हमें डिटर्मिनेंट बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। देखिए अगर यहाँ पर हमारी माना आपको लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, तो हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ पर लैम्डा आई इसको करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी लैम्डा ए की। मतलब कहने का मतलब ये है, एक मिनट, देखिए कहने का मतलब है अगर आपकी लैम्डा, अगर हमारी आइगन वैल्यू है, लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, मैट्रिक्स ए की अगर हम लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो अगर फंक्शन ऑफ लैम्डा एफ ऑफ लैम्डा हमारे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू की किसकी, फंक्शन ऑफ ए की। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आपको पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आपको ए के निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन दिया है a³ + 2a² + i। ठीक है, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आपके आइगन वैल्यू, मतलब आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है, कैसे लिखूँ आपको, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, ऑल आइगन वैल्यू, या इसको आप सिंपली आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। आइगन वैल्यू को आप कैसे क्या करेंगे, आप आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू तो एफ ऑफ लैम्डा आई, कोई टर्म मान लेते हैं आई 1 है 2 है 3, तो आपको मतलब हम जब आपका डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो आपका प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं हम आइगन वैल्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है a³ + 2a² + i। ठीक है, अगर हम इसको x माने, मतलब सपोज माना फंक्शन मानते हैं, इसको फंक्शन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट f(x) फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a³ है, उसकी जगह x लिखते हैं, तो आ जाएगा x³ माइनस क्या हो जाएगा 2x² + i, -2x² प्लस +1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि आपकी जो आई होती है, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपकी मैच करेगी किसको, आपका सेम, ये आपकी ये दी थी ना आपकी a³ माइनस आई, a³ -2a, a³ -2a² + i, ये हमारी वैल्यू थी, तो हमने इसको x मान के ये करा। तो देखिए अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड, हम पहले f की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हमें क्योंकि आइगन वैल्यूज़ दिए हैं, देखिए यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स जो है वो 1 2 और 3 है, आइगन वैल्यू यहाँ पर 1 -2 और 3 है, मतलब गिवन आइगन वैल्यूज़ है हमारी, गिवन आइगन वैल्यूज़, जो हमारी आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर दी है वो हमारी दी है आपकी 1 -2 और 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हम पहले देखते हैं फंक्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो f ऑफ यहाँ पर इसकी आइगन वैल्यू की वैल्यू रखते हैं आपका 1, f ऑफ 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर +1, तो ये आ जाएगा 1 -2 + 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 -2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे f ऑफ यहाँ पर -2 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, कलर चेंज करता हूँ दिखेगा नहीं, +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा -2 × 4 +1, यहाँ पर आएगा 8 -8, 2 दूनी 4 दूनी, अच्छा ये माइनस आएगा, -8 -8 +1, 8 दूनी 16, -16 + 1 हो जाएगा आपका -15। ठीक है, ये आपकी -15 वैल्यू आई। अब f की वैल्यू यहाँ पर क्या है, f की वैल्यू हम पुट करेंगे 3, तो f की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो ये आएगा 3 का क्यूब -2 × 3 का स्क्वायर +1, 3 3 9 3 27, -2 × 3 3 9 +1, तो आ जाएगा 27 -18 +1। ठीक है, ये हो जाएगा 28 -18 हो जाएगा आपका 10, तो ये है आपकी 10। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, देखिए हम लोग निकालेंगे अब यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए, विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शन ऑफ ए, ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, ये भी बताया था आपका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो आ रखा है। देखिए क्या ये हमारी पहली आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आया था आपका, ये आया 0, देन -1 -15 और ये आपका 10, ये आपका 0 ×
-15 और 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो अल्टीमेटली क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए हमारा आएगा 0, ठीक है। वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, अगर आपकी पहली आइगन वैल्यू अगर आपकी 0 आ गई तो समथिंग इंटू 0 अगर हम करते तो वैसे भी हमारा आंसर यहाँ पर 0 आता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर करा के हमने लैम्डा की वैल्यू अगर आप देखेंगे, लैम्डा की वैल्यू हम जब 1 पुट कर रहे हैं, मतलब आइगन वैल्यू की पुट यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन पर, तो हमारे जो f(1) की वैल्यू आ रही वो आ रही 0, ठीक है। और समथिंग इंटू 0 हम लोग करेंगे तो इमीडिएटली हम आंसर क्या लगा सकते हैं, 0, ठीक है। ये आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है तो मैंने वही लिया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। दिया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम बिलो हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये जो आपका सिस्टम दिया है नीचे, इसके कोई सॉल्यूशन ना हो, इसके लिए आपके k की क्या वैल्यू होगी ये हमें बतानी है। देखिए ये आपका सिस्टम दिया है, आपका x + 2y + 3z = 4, 2x + y + 2z = 5 और x - y + yz = 2। तो ये आपकी k की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है, k की वैल्यू क्या आएगी ताकि इसके कोई भी सॉल्यूशन ना हो। देखिए अगर मैं इसको यहीं पर आपको दिखाऊँ, थोड़ा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम आपका ax = b है, माना कोई सिस्टम ax = b है, ठीक है। ये आपका सिस्टम है, ऐसा लिख दिया, सिस्टम है, इसके अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये अगर नो सॉल्यूशन है, तो कब को होगा, ये सिर्फ तब होगा जब आपके रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑर्ग्यूमेंट बी, ठीक है। मतलब ए बी की मैट्रिक्स के बराबर ना हो, ठीक है, तब आपका ये आपका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब आपका ऐसे लिखेंगे रैंक ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं हम रैंक को, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑर्ग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसको आगे दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स यहीं पर दिखाऊँ तो हमारी मैट्रिक्स कैसी बनेगी, ये बनेगी आपकी 1 2 और 3, यह आ जाएगा, ये आएगा 2 1, यहाँ पर आएगा आपका 2, देन आएगा आपका 1 -1 और k, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स बनी, ठीक है। देन आपका x y z आएगा, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपको x y z। देन यहाँ पर इसके बाद ये वाला आपका 4 5 2, खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मेन वाली मैट्रिक्स से मतलब है, ठीक है। इसके थ्रू हम निकालेंगे। तो एक कौन सी मैट्रिक्स बनी, 3x3 की मैट्रिक्स बनी। 3x3 की मैट्रिक्स के लिए ये कब होता है, जब आपका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है, ठीक है। तभी आपके यहाँ पर ये कैसी होगी, ये आपकी होगी, आपकी इक्वेशन आपकी इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। अगर हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है, फॉर 3x3 सिस्टम दिस हैपन, ऐसा कब होगा, मतलब ये आपका नो सॉल्यूशन कब आएंगे, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए, मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए साथ साथ, बट द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैट्रिक्स को दोबारा करता हूँ, 1 2 3 यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स आएगी आपकी 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 -1 k, ठीक है, 1 -1 और k, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मैंने क्या कहा आपको, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है ये। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले देखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट इसका 0 है या नहीं है, ठीक है। तो हम मतलब हमें इसको नो सॉल्यूशन हमें बनाना है, तो हमें चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, तो हम चाहेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो देखिए हम पहले इसके थ्रू आपका एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। हो जाएगा 1 और ये आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका k और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +2। देन सेकेंड वाले रो के अकॉर्डिंग करेंगे तो सेकेंड वाले के लिए आता है माइनस, क्योंकि ऐसा चलता है प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस। अब ये वाली 2 रो ढक गई तो आपका 2 × k, तो आ जाएगा 2k और ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब आगे वाली रो जो है 3, इसके अक्रॉस करेंगे तो आ जाएगा -2 और -1, तो इसको हम पुट करना है हमें 0, क्योंकि आपका कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मान ली, इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट करना है। तो ये कितना आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका ये आ जाएगा k + 2,
ये बचेगा आपका माइनस, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4k और माइनस माइनस प्लस +4 और ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 और 3 हो जाएगा -9, -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -4k और प्लस का k तो कितना हो जाएगा -3k और 4 और 2 6, 6 पॉजिटिव का और 3 नेगेटिव का, मतलब -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/-3 विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अगर सिस्टम का डिटरमिनेंट 0 करना है तो उसके लिए हमारी k की वैल्यू -1 चाहिए। तो k की वैल्यू -1 बिल्कुल आंसर नंबर ए है। लेकिन यहाँ पर हम साथ साथ में करेंगे क्या, इसके साथ हम लोग देखेंगे कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, हम लोग कंसिस्टेंसी चेक कैसे करते हैं। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमारे जो पहली दो इक्वेशन है हम उसको हम सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बनाएंगे, देन k की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालेंगे। देखिए ये हमारी वैल्यू थी आपकी 2x + 2y + 3z। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये हमारी वैल्यू थी आपकी x + 2y + 3z। ठीक है, ये हमारी एक वैल्यू थी इज इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन 2 है आपकी 2x + y + 2z, 2x + y + 2z इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या ये हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस करना है हमने। ठीक है, हम यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए कलर चेंज करते हैं इसको, ये वाला। तो x में से -2x का करेंगे तो ये बचेगा आपका -x। यहाँ पर आपका 2y में से 1y कम करेंगे तो ये बचेगा आपका y, प्लस का y आएगा। 3z में से 2z माइनस करेंगे तो आपका बचेगा आपका z और ये बचेगा आपका -1। आपका 4 में से 5 करेंगे तो -1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये आएगा। देखिए अब जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, अगर हम चाहें तो हम इसको अगर पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारी क्या बनेगी, x बन जाएगा। देन ये आपके -y, ये -z और आपका 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई, माना इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 ये आई। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम z की वैल्यू -1 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये है x - y। तो ये कलर चेंज, इसे आपको x - y, फिर क्या था x - y + kz। ठीक है, + kz इज इक्वल टू 2। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू आई। तो यहाँ पर हमारी k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू आई थी हमारी -1। अगर हमने डिटरमिनेंट को 0 पुट करना है तो k की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आएगा x - y -z इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी आई इक्वेशन नंबर 5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन नंबर कंप्यूट करने हैं आपको। इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए यहाँ से क्या है, एक्स वाई जेड ये सेम है, एक्स वाई जेड सेम है, मतलब 1 इज इक्वल टू 2। मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये आई आपकी इनकंसिस्टेंटी, जो हमें यहाँ पर चाहिए था। हमारे यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए थी, तभी यहाँ पर आपके नो सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, y - z x - y - z ये आपका कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और 2। ये आपका 1 और 2 दोनों के एक साथ बराबर तो नहीं हो सकता एक टाइम पर। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आपको इनकंसिस्टेंट। ये हमारा सिस्टम कैसा है, ये आपका इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक बार 1 या एक बार 2 ऐसा नहीं आएगा। तो अगर इस टाइम का सिस्टम है तब हमारे आते हैं नो सॉल्यूशन, जो हमसे यहाँ पर पूछा था। और कहाँ पर, एट k इज इक्वल टू -1। तो मैंने डिटेल में सॉल्व कर दिया इसका इनकंसिस्टेंसी क्या होती है और किस पॉइंट पे आ रही है। हमारी आ रही k इज इक्वल टू -1 पर। तो आंसर नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, आपने सिंपल क्या देखना था, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपने 0 पुट करना है। ये सिर्फ आपका दिखाता है कि आपका सिस्टम में आपके यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं, ये ऐसा दिखाता है। लेकिन हमने नो सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता है, या फिर हमने यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें चेक करनी पड़ती है यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी के लिए आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। देन उसके RHS को, जो आपके थर्ड इक्वेशन आई उसके थ्रू कंपेयर करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके मतलब अगर ये आपके दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आया तो इसको 9 सॉल्यूशन होंगे, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। वहीं अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, मतलब 1
मतलब आपका 2 = 2 या 1 = 1 होता, तो इस केस में क्या होता, यहाँ पर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, विच इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा सेम केस नहीं हुआ है, तो इसका क्या हुआ आंसर हुआ आपका नो सॉल्यूशन, विच इज़ k = -1 पर हमारी वैल्यू आई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर। ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में क्यों आ जा रही है, देखना पड़ेगा। देखिए हमारी मैट्रिक्स इस टाइप की है 1 2 3 4, बहुत सिंपल मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4 एक्सप्रेस A² इन द टर्म ऑफ A एंड I। तो A एंड I के टर्म में आपको A² को यहाँ पर आपको डिपिक्ट करना है, वो क्या आएगा, ऑप्शन यहाँ पर हमने दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कैरी हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, कैरी हैमिल्टन थ्योरम हमेशा लगती है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स पर, जो कहते हैं कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को खुद सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसको लिख भी देते हैं स्टेटमेंट, मतलब ये कैसे बोलते हैं, CS लिखता हूँ, कैरी हैमिल्टन थ्योरम शॉर्ट में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। तो कैरी हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पर क्या बोलती है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो देखिए ये कौन सी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 की मैट्रिक्स की आपको इक्वेशन पता ही होगी, ये आपकी स्टैंडर्ड एक इक्वेशन है, विच इज़ लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको वैसे पता भी होना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ आपके A के हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A² माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इंटू A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग आपको यहाँ पर I के फॉर्म में बताना है, मतलब यहाँ पर I मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, I = 0। ठीक है, हम इसके थ्रू यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन मैंने दिखा दी है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए यह 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 जो हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। बाकी हमने अभी देखा क्या था, ये होता है आपका लैम्डा स्क्वायर, बाकी यहाँ पर आता है ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा माइनस आपका प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ट्रेस क्या होता है, ट्रेस हमारा होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। देखिए ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है, जो आपका प्राइमरी डायगोनल है, इसके एलिमेंट के सम को हम ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ट्रेस ऑफ A अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ट्रेस ऑफ A हमारा यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, तो ट्रेस की वैल्यू हम निकाल दी। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, आपका 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, विच इज़ 4 × 1 माइनस आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 -6, 4 - 6 विच इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमारे यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, अगर हम A के फॉर्म में लिखें इसको, तो हमारी यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी आपकी, A के फॉर्म में लिखना है A² माइनस यहाँ पर ट्रेस आया 5A, डिटर्मिनेंट आया आपका -2, डिटर्मिनेंट आया आपका -2, I के फॉर्म में लिखना है, मतलब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। A² की वैल्यू निकालनी है, तो A² की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वहाँ चले जाएंगे दोनों, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे, आ जाएगा आपका 5A + 2I। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5A + 2I, 5A + 2I, आंसर नंबर A इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बस आपने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखनी है, वो क्या होती है आपकी ट्रेस ऑफ A। अगर आप A² आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो बढ़िया है। A² होता है आपका, A² हम यहाँ से निकालें तो इसको वहाँ पलटा दीजिए, वो आएगा ट्रेस ऑफ A माइनस आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, डायरेक्टली आप 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं इसका। आगे देखते हैं, दिया है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स के रैंक, देखिए ये दिक्कत हो रही है इसमें, कोई बात नहीं। देखिए ये मैट्रिक्स इस टाइप की है, ये आपकी 1 2 3 2 4 6 3 6 9। ठीक है ये हमारी मैट्रिक्स है 3x3 की, आप देख सकते हैं 3 रो है 3 कॉलम है, 3x3 की आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमें रैंक बतानी है, तो रैंक के लिए हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, हमारी रैंक क्या होती है, अगर आप रैंक वैसे पता होना चाहिए आपको, बता देता हूँ आपको। रैंक हमारी होती है आपकी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। ठीक है, नंबर ऑफ, एक बार स्टेटमेंट भी आ रखा है किसी एग्जाम में, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट
रो, वैसे कॉलम भी देखते हैं लेकिन लिख लिख लीजिए आप, और कॉलम, जनरली हम रो को देखते हैं इन द मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे मैट्रिक्स में कितने आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम है। ठीक है, तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है, आप इसको अगर मैं आपको अगले पेज में दिखाऊं तो हम यहाँ पर इसको बनाते हैं। देखिए 1 2 3 था, 2 4 6 3 6 9, 2 4 6 3 6 9। देखिए इसकी हमें रैंक बतानी है। देखिए रैंक के लिए देखिए ये हमारी रो 1, रो 2, रो 3। यहाँ पर अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो देखिए R1 ऐसे रहते हैं, R2 को चेंज करेंगे, तो अगर हम R2 को यहाँ पर चेंज करेंगे, आपका R2 माइनस 2 इंटू R1, R1 को अगर हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सेम ये टर्म आएगी विच इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में से 1 2 और 3, कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 2 4 6। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर R3 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं विच इज़ R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर R1 में, और यहाँ पर से माइनस क्या करेंगे, ये इसका बता रहा हूँ खाली ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 6 और 9। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर से देखिए हमारी क्या वैल्यू बनेगी। यहाँ पर से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के बाद ये बनेगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर से 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए R2 माइनस 2 R1, मतलब इसमें से आपने 2 4 6 ये माइनस करना है, तो हमारे 0 0 0 आएगा, और यहाँ भी आपका 3 6 9 डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 आएगा, तो 0 0, ये भी 0 0 0। तो देखिए यहाँ पर कितनी आई हमारी, सिर्फ एक रो है जो आपकी इंडिपेंडेंट है, बाकी सबकी वैल्यू आपकी 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, सिर्फ एक रो हमारी नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो रोज, तो कैसे लिखूँ, ओनली वन नॉन जीरो रोज, ओनली वन नॉन जीरो रो, हेंस आपका रैंक ऑफ, ये कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। जितनी आपकी नॉन जीरो रैंक होती है, मतलब नॉन जीरो आपकी रोज होती है, वही आपकी रैंक होती है आपकी मैट्रिक्स की। ठीक है, इसमें आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सिंपल आपको सॉल्व करा है। थोड़ा पानी पी लूँ। तब तक आप अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला क्वेश्चन दिया है स्पेशल मैट्रिसेस एंड आइगन वैल्यूज पर। ठीक है, दिया है ए इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्या लिखा है, ए हमारे रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब कैसी है आपकी, ये ऑड मैट्रिक्स है, मतलब इसका ऑर्डर ऑड है, मतलब 3 है 5 है 7 है, इस टाइप का जो ऑर्डर होता है उसको ऑड बोलते हैं। ठीक है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमारी ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप एक सेकेंड में भी कर सकते हैं। क्या होता है, देखिए हमारी आइगन वैल्यू रियल स्क्यू सिमेट्रिक्स की जो होती है वो हमारी ऑलवेज क्या होती है, प्योरली इमेजिनरी होगी या फिर जीरो होगी। देखिए यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, जीरो। ठीक है, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी अगर होती, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर 3 पोल होते हैं, 3 पोल के लिए ऑन आपके 0 1 हो गया, बाकी 2 कैसे होते हैं आपके इमेजिनरी होते। इमेजिनरी मतलब आपके अगर एक प्लस में होता, प्लस जे होता, तो सेकंड आपका माइनस जे होता। ठीक है, मतलब आपके पेयर में आते हैं। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स जो पोल होते हैं वो यहाँ पर पेयर में आपके शो होते हैं, इसलिए आपका आंसर यहाँ 0 आएगा। समझा देते हैं इसको आपको, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारी यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब ये आपका ये वाला चैप्टर आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार CIL ने ये पहली बार जोड़ा है आपका, तो उम्मीद है कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपका मैट्रिक्स वाले चैप्टर से। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, आर ऑलवेज हमारी क्या होंगी, प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ठीक है, हमारी इन दोनों में से सिर्फ कोई एक होगी। और साथ साथ यहाँ पर क्या पूछा था आपका, कैसा ऑर्डर है, ऑर्डर है आपका 3, मतलब थर्ड ऑर्डर, मतलब क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी आपकी ऑड। तो ऑड वैल्यू के लिए अगर आपका ऑड है, ऑड ऑर्डर की हमारी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक आर ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये BJP वाला मत समझना, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका जो
डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके यहाँ पर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एट ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 3, 5, 7 इस टाइप की हो, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट जीरो मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट जीरो मतलब होता है आपका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। जीरो कब आएगा, जब एक आइगन वैल्यू जीरो होगी, तो डेफिनेटली हमारा पोल आपका एक मतलब एक आइगन वैल्यू जीरो ही होगी। ठीक है, खैर इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होंगे, जो हमारे यहाँ पर इसमें जो कॉम्प्लेक्स पोल होते हैं ना मेरे भाई, हमें जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू, पोल क्यों बोल रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू जो होती हैं वो आपके ऑफ ये आपके रियल आर एस 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 लिख रहा हूँ, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर एस एस एम, इसकी जो हमारी अकर होती है वो ऑलवेज आपके कॉन्जुगेट पेयर में होती है। मतलब ऐसा लिखता हूँ, अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर मतलब जैसे आपका एक प्लस माइनस आपका जे बीटा जे बी, या फिर प्लस माइनस आयोटा लिखते हो आप मैथ्स में तो आई भी लिख सकते हो। मतलब एक अगर प्लस में होगा तो सेकंड आपका माइनस में होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी, वो थी आपकी 3x3। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स में हमारी 3 आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, जितना ऑर्डर होता है उतनी आइगन वैल्यू होती है, तो 3x3 में आपकी 3 आइगन वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया हमारा, ऑर्डर हो गया हमारा यहाँ पर ऑड नंबर हमारे यहाँ पर आ गया। ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या देखिए, दो हमारी एक मतलब एक आपकी इमेजनरी एक्सेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दूसरी कहाँ पर होगी, जो आपकी तीसरी होगी वो हमेशा जीरो पर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जीरो, एक आपकी आइगन वैल्यू हमेशा जीरो पर होगी ऑड के केस में। ठीक है, तो आप सिंपल भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके ऑड के टाइम में क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी जीरो, और डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो अगर यहाँ पर जीरो लाना है तो समथिंग इंटू जीरो, तो एक तो जीरो होना चाहिए, तभी उसके साथ कोई भी आप इमेजनरी चाहे मल्टीप्लाई करो माइनस जे बीटा, तभी आपका जीरो आएगा। तो एक टर्म क्या होगी, हमेशा आपकी एग्जैक्टली जीरो पर होगी। तो आंसर आएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, तो एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने कैसे आए। आगे देखते हैं, अगला है आपका आइगन वेक्टर कैलकुलेशन पर मैट्रिक्स ए, यहाँ लिख देते हैं, वो है आपकी 2 1 0 3। ये आपकी मैट्रिक्स है, दिया है आपका एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो हमें बताने क्या होंगे। देखिए आइगन वेक्टर्स के लिए कलर चेंज करते हैं आइगन वेक्टर्स के लिए यहाँ पर आइगन वेक्टर की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। आइगन वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, हमें दिया है आपका लैम्डा आइगन वैल्यू की आइगन वैल्यू जो है वो आपकी 3 है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 3i। ठीक है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू है आपका 2103, तो a की वैल्यू आपकी 2103। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू है। -3 आपका -3 हो जाएगा आपका किस में, आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी आपकी 0x0 की बनेगी। देन ये आपका हो जाएगा x और y, क्योंकि आपका दो आपके यहाँ पर टर्म है, तो x और y, x लिखते हैं स्मॉल x और स्मॉल y इज इक्वल टू, ये आएगा 0 और 0। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये आएगा आपका, ये आपका 2103। देखिए ये बनेगा आपका 2103 जो आपकी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स यहाँ पर 3i के लिए हम लोग 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा 3003 विच इज़ 3003 सॉरी 03। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो x मैट्रिक्स है वो आपका x और y है इज इक्वल टू 0 बस यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर से 2 - 3, तो 2 - 3 ये आएगा 2 - 3, और ये आएगा आपका 2 - 3 और 1 - 0 1 ही होगा, बाकी ये आएगा आपका 0 - 0 0 रहेगा, और 3 - 3 आपका यहाँ आ जाएगा 3 - 3 ये, और आगे क्या आएगा, ये आएगा आपका x और y इज इक्वल टू 0 ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 2 में से 3 कम करा -1, ये बचेगा आपका 1, ये बचेगा 0 और ये बचेगा 0, तो नीचे वाला तो 0 हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका x
और y बचा। ठीक है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर से जीरो के बराबर है, 0 0। तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका -x और ये आएगा +y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये अगर x इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू वाई। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ पर आपकी x और y दोनों की वैल्यू सेम हो। तो x और y दोनों की वैल्यू सेम हो तो वो कहाँ पर होगी आपकी, देखिए ये पहले वाले ऑप्शन में 1 1 है, इसमें आपका 1 और 0 ये नहीं आएगा, 1 और -1 नहीं आएगा, 0 और 1 नहीं आएगा। तो दोनों सेम है, आपकी आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, आपका 1 -1 का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमेशा ट्रांसपोज में ही चलता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको इसको इस फॉर्म में दिखा रखा है ना, यहाँ पर ट्रांसपोज ऐसे करके दिखा रखा है, वरना सीधे फॉर्म में था। ठीक है, वरना आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन में आपको इसकी आपको ये वाली वैल्यू आप सीधे पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। मतलब 2 + 1 यहाँ पर और 0 + 3 ऐसे करके आप 3 का और 3 यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे ना, देखिए इसको मैंने यहाँ पर अगर पुट करा तो ये हमारा आ जाएगा, ये आएगा आपका 3 3। ठीक है, का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ से 3 अगर बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 1 1। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 बाहर आ गई, तो क्या आता है लैम्डा x। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1 1 का ट्रांसपोज। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, आप अगर यहाँ पर इसके थ्रू करेंगे, मतलब ऑप्शन के थ्रू, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको अप्रोच दिखा दी, किस अप्रोच से हम लोग यहाँ पर करते हैं। एग्जाम में आप लैम्डा x को आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पर इसके थ्रू करना, लैम्डा x इज इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दी थी 3, सिर्फ ऑप्शन पुट करने से और आंसर निकालना था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड डेफिनेट्स। तो दिया है आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, qxy 2x² + 4xy + 5²। इस पॉजिटिव डेफिनेट या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट या इनडेफिनेट है या फिर आपकी नेगेटिव डेफिनेट है, तो हमें बताना है ये आपकी किस टाइप की इक्वेशन है। तो देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है ना, इसके हम लोग बीच वाले टर्म को यहाँ पर आपके यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 पार्ट में तोड़ते हैं। मतलब इसको अगर हम लिखूँ तो अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाऊँ तो हमारी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, माना मैट्रिक्स ए है तो देखिए पहला टर्म तो वैसे ही आएगा 2। ठीक है, और लास्ट टर्म वैसे आएगा 5। जो आपका बीच वाला टर्म है आपका 1 2 और ये इसका आधा आधा हो जाएगा, मतलब 4 का आधा 2 और 4 का आधा 2। तो हमारे इस टाइप से आपके ये टूट जाते हैं। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है ये आपका x वाई कोफिशिएंट का हाफ हो जाता है। x(y) का जब हाफ करते हैं ये आता है हमारा a12 और a21। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है। इसके लिए हमारा क्या चाहिए, हमारे यहाँ पर आपके मेन अगर आप देखेंगे, पहले हम देखें पॉजिटिव डेफिनेट के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम पे। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए हमारे क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं आपके ऑल द लीडिंग माइनर्स आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। जो आपके लीडिंग माइनर्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए। लीडिंग माइनस मतलब जो आपकी a11 की वैल्यू है ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और साथ साथ डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब दोनों की वैल्यू यहाँ 0 होनी चाहिए। तो देखिए इसको पुट करते हैं हम। तो हमारी ये वैल्यू थी आपकी, क्या आई थी मेरे भाई, ए क्या लिख रहा हूँ ये क्या लिखने लग गया मैं, ये थी आपकी 2225 2225 वाह 2225, ये हमारी वैल्यू थी मैट्रिक्स ए की। तो यहाँ से देखिए पहला टर्म होता है a11 देन a12 a21 और a22। तो देखिए a11 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इसका मतलब क्या है, ये आपका ग्रेटर देन 0 है। तो पहला तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन 0 है नहीं है। तो ये देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 × 2 का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 5 माइनस 2 × 2 which is 10 - 4 10 - 4 is 6 which is greater than 10। तो यहाँ से क्या समझे आप, इसकी भी वैल्यू यहाँ से हमारी पॉजिटिव आई है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो 0 से ज़्यादा आई है, तो ये हमारा किस टाइप का हो गया, ये हमारा हो गया आपका डेफिनेट, हमारा ये पॉजिटिव होगा। तो आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर आंसर आया। यहाँ पर हमने ये XY का जो था ये इंपॉर्टेंट है। XY को हम लोग यहाँ पर ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, a12 और a21 के लिए। ठीक है, देन यहाँ पर देखना है जो आपके दोनों माइनर है वो पॉजिटिव है नहीं है, a11 और आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a पॉजिटिव है नहीं है, वो हमने यहाँ पर चेक करा। आपका a11 तो पॉजिटिव है, 2 है वो, और बाकी डिटर्मिनेंट निकाला 2 × 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारा ये आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका मैट्रिक्स इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो इसमें पूछा है कि आपका इफ़ a and b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए ये आपका है ए बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स
और ए इनवर्स, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका ये ऐसा होता ही है, आपका ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स माइनस इनवर्स, पहले सेकंड वाले का फिर फर्स्ट वाले का। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज, बिल्कुल सही। ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी, प्लस वाले में कोई भी ऐसा नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत है। आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स होगा, बिल्कुल ठीक है। ये भी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला हो जाएगा गलत? यहाँ पर हमारा ये वाला गलत हो जाएगा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आपका मल्टीप्लाई में काम करता है यहाँ पर, लेकिन आपका ये इधर पर काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डज नॉट इक्वल, ये आपका मतलब ये आपका ऐसा होता है ए प्लस बी इनवर्स इज डज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। बाकी जो आपके 3 हैं ये आपके स्टैंडर्ड आपके यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स का, वो है आपका वेक्टर स्पेस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज आर क्यूब इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा है? देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, हमारे वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ वन कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर, ठीक है। मतलब आपका अगर माना कोई भी आपका है, जैसे मतलब 4 5 6 है, ठीक है। माना कोई एक टर्म ये है, देन आपका एक टर्म है आपका 8 10 और 12, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर, बिल्कुल हाँ। कैसे? अगर मैं इससे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 4 5 6, मतलब सिमिलरली आपके इसके जैसा बन गया, सिर्फ हमने यहाँ पर एक फैक्टर से आपने स्केलिंग कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका इस टाइप का होता है, इनका जो आपका डिटर्मिनेंट आता है ये ऑलवेज आपका 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 1 1 और आपका 0 1 0 और 0 0 0 1, ये बनना तो मुश्किल है। देखिए ये तो सिंपल दिख रहा है, आंसर नंबर बी। देखिए ये वाला टर्म देखिए आप 1 1 1 और 2 2 2, ये 1 1 1 है और 2 2 2 है। तो 2 2 2 को 1 1 1 बनाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो 1 1 1, तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर से लीनियरली डिपेंडेंट, ये आपका इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेम आपका वो वैल्यू, बस एक फैक्टर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। आपका स्केलर का मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा लीनियरली आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये है रहे हमारे आपके किसके, आपके लीनियर अलजेब्रा के। अब हम देखेंगे आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के क्वेश्चन। तो यह है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का वही है। तो एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूं या क्या करूं, आप कमेंट में कीजिएगा, वरना एक क्वेश्चन चलो आज दे ही दूंगा। बताना है आपको एनालिटिक फंक्शन एंड कॉची रीमा इक्वेशन पर है आपका, दिया है आपका एफ ऑफ जेड, आपका जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यू एक्स प्लस वाई और आई वी एक्स और वाई इज एनालिटिक वेयर यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, व्हाट इज द हार्मोनिक कंजुगेट वी एक्स वाई। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी एक्स वाई का क्या होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, हमारी ये कॉची रीमा इक्वेशन, सब बताते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कॉची, पहले मैं इसको बताऊँ क्या पढ़ता था, मैं इसको पढ़ता था चौची, तो फिर बाद में पता चला कि कॉची है, कॉची रीमा, पता नहीं रीमा क्यों पढ़ते हैं, एन भी तो है, तो ये आपकी कॉची रीमा इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने बताया आपका डेल टू यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आपका डेल वी बाई डेल वाई, और दो चीज़ बोली इसने, एक से इससे थोड़ा माना है इसने, फिर बोला आपका डेल यू बाई डेल वाई, वाई के हिसाब से करेंगे तो ये आएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये इन्होंने बोला, ये आपकी इक्वेशन है, तो ये मैंने फॉर्मूला था तो आपको बताने के लिए लिख दिया पहले, ठीक है। अब इससे हम लोग आंसर निकालेंगे, थोड़ा पतला करें कैसा लिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा फंक्शन आपका यू एक्स, यहाँ पर जो फंक्शन है वो है आपका, ये क्या है, फंक्शन है आपका यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स वाई, सॉरी ये एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है। तो हम देखिए पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर से हम लोग निकालते हैं आपका डेल टू यू बाई डेल एक्स, पहले वाले को निकालते हैं, कलर चेंज, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे अब डेल यू बाई डेल एक्स, हम लोग यहाँ पर से निकालते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, ये यू वाले को हम पुट करते हैं, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के टर्म में, तो वाई का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है आपका 2x, तो ये आ जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2x,
डेल यू बाई डेल एक्स का। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, आपको यहाँ पर निकालेंगे आप डेल यू अपॉन डेल वाई का निकाल लेते हैं, वाई के उसके हिसाब से। तो डी अपॉन डी वाई, यहाँ पर वाई के लिए इक्वेशन तो सेम है, तो अब एक्स के उसमें जीरो हो जाएगा, वाई के उसमें हो जाएगा, तो माइनस टू वाई। तो ये हमारी वैल्यू आई आपकी माइनस टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारी इसकी वैल्यू आई। अब यहाँ से हम लोग जो आपकी कॉची रीमन इक्वेशन है, इसमें हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई की, यहीं पर निकालते हैं बगल में, तो सही रहेगा। एक मिनट, यहाँ पर निकालते हैं इसके थ्रू, ये मोटे में ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे आपको डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल वाई किसके बराबर है आपका, डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है आपकी 2x। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग v की वैल्यू निकालते हैं। v की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपको डिफ्रेंशिएशन है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग ऐसे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों ओर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो आपका ये आपका डेल टू यू से इंटीग्रेशन कर जाएगा, तो ये बचेगा आपका v इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, ये आएगा अंडर रूट, मतलब ये आपका सॉरी ये आएगा इंटीग्रेशन 2x और किसके उसमें हो रहा है, dy के उसमें, तो ये आ जाएगा dy। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हमारा आया। तो देखिए, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x और y प्लस आपका कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, g ऑफ x या आप कुछ भी मान लें आप, c ऑफ x। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट आया, तो ये हमारी v की वैल्यू आई। लेकिन हमें ये निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, डेल v बाई डेल एक्स। तो इसका हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका डेल वी बाई डेल एक्स। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के हिसाब से, तो y टर्म तो हो जाएगा 0, तो ये कितना बचेगा 2x। आपका x के हिसाब से करेंगे तो x आपका 1 हो जाएगा, y सेम है आ जाएगा ऐसा, तो आ जाएगा 2y प्लस आपका इसका डबल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मतलब g डैश x। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे करता हूँ, आपको ए करता हूँ इसको, ये हमारी डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से एक के सेकंड इक्वेशन देखेंगे, डेल टू यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखें, यहाँ से हमने डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करी है। अब यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए इधर पर पुट करते हैं अगले पेज में। तो यहाँ पर से इक्वेशन 2 से हम देख रहे हैं, इक्वेशन 2 जो है उसकी वो है आपकी डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू है आपकी माइनस 2y, तो ये तो कर जाएगा माइनस और माइनस, ये है माइनस 2y, तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू आ गई 2y। ठीक है, तो मतलब आपकी डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी 2y। ठीक है, अब हम यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, बोथ आपकी इक्वेशन को यहाँ पर इक्वल बना रहे हैं। तो इक्वेशन को इक्वल बनाने के लिए हमारी क्या आएगी, ये आएगी हमारी, कलर चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2y, पहली वाली इक्वेशन से आया था आपका 2y प्लस क्या था, 2y प्लस जी डैश एक्स, 2y प्लस जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा है 2y के बराबर, तो 2y, तो 2y से 2y कट गया, तो जी डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जी डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0, विच मीन्स एक आपके कांस्टेंट आएगा c। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, सो आपका v ऑफ एक्स वाई जो हार्मोनिक फंक्शन है v ऑफ एक्स वाई का, उसकी वैल्यू आएगी आपकी 2xy प्लस c। ठीक है, 2xy तो आया था हमारा ये 2xy, और यहाँ पर हमें c वैल्यू निकालनी थी इसकी, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, एक कांस्टेंट हमारा c। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए 2xy प्लस c। ठीक है, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आपके एक और यहाँ पर थ्योरम आती है, वो आती है मिलने थॉमसन थ्योरम। ठीक है, एक हमारे अंकल थे मिलने, उन्होंने भी एक अपनी थ्योरम दी, इससे हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, मिलने थॉमसन। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरम दी, अगर एफ डैश जेड निकालें तो वो आता है आपका डेल यू बाई डेल एक्स। खाली मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में वैसे एक ही से करिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 2x प्लस 2iy इज इक्वल टू 2z। ठीक है, फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे आपको एफ ऑफ जेड को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा आता है आपका जेड स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई, तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy प्लस सी। तो ये इसका आया रियल टर्म, और ये आया आपका इमेजिनरी टर्म v की वैल्यू। तो हमें वही बतानी थी, v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, वो आ गई आपकी 2xy प्लस सी। तो ये आपका 10 सेकेंड में आंसर निकालने की ट्रिक है। ठीक है, वो है आपके मिलने थॉमसन थ्योरम। खैर आगे देखते हैं। अच्छा, ये पीछे आ गया,
कोई बात नहीं, ये वाला आपका बाद में था, ये पहले था। चलो अगला दिया आपका कॉची इंटीग्रल थ्योरम पे है, दिया आपका अ क्लोज कंटूर जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1 अपॉन जेड प्लस जेड माइनस 5 डी जेड वेयर सी इज सर्कल। जो आपका कंटूर है वो आपका सर्कल है, मॉड जेड इज इक्वल टू 2, जो उसकी रेडियस है वो आपकी 2 है। ठीक है, मतलब इस टाइप की इक्वेशन दी है, क्लोज कंटूर जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 5, ब्रैकेट में डालते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, डी जेड। ठीक है, यहाँ पर जो मॉड जेड है वो यहाँ पर आपका इक्वल टू 2 है। ठीक है, जो कंटूर है ये आपका सर्कल बना है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या देंगे, हम लोग देंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला या कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, ये वो आपको दिखाते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला कि अगर एफ ऑफ जेड कोई हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है आपका, एल्स वो आपका एवरीवेयर इनसाइड इनसाइड है ना क्लोज सरफेस, मतलब इन्होंने जो आपका कंटूर बनाया है उसके अगर ये आपका अंदर, अगर आपका ये मतलब कैसे बोलेंगे इसको, अगर इसके अंदर आपका ये एनालिटिकल है तो हम इसको लिखते हैं आपका ऐसा है, क्लोज कंटूर में आपका एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर कंटूर आपका सी है, सी को मैंने कंटूर से दिखा रखा है, मतलब इन्होंने बोलता है कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एनीवेयर इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज कंटूर सी देन एफ ऑफ देन आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है, ये तो क्या एक इक्वेशन होगी, अब इसको सिंपल समझाते हैं ये क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर पीछे आपका इक्वेशन थी हमारी आपका एक्स क्यूब, मतलब आपका जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1 और नीचे था आपका जेड माइनस 5 और ये इस टाइप का कंटूर था डी जेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे ऊपर वाले क्या होते हैं, हमारे ऊपर वाले जीरोस होते हैं, नीचे वाले पोल्स होते हैं, मतलब जो आपका डिनोमीटर पार्ट होता है, डिनोमीटर ये हमारा क्या दिखाता है, डिनोमीटर हमारा दिखाता है आपका पोल्स लोकेशन, जहाँ पर आपके पोल्स की लोकेशन है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं करूँ जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर से हमारी जेड की वैल्यू क्या आएगी, हमारी जेड की वैल्यू आएगी 5, मतलब आपके जो पोल है वो आपके 5 पर हैं। लेकिन हमारा क्या दिया है, कंटूर यहाँ पर जो था मॉड जेड वो था आपका कंटूर है 2, मॉड जेड की वैल्यू 2 है, जो कंटूर में मॉड जेड की वैल्यू है वो आपकी 2 है। मतलब जैसे आपको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, ये आप ऐसे करके देखिए, सिंपली समझ जाएंगे आप। तो ये देखिए ये आया हमारा सर्कल। ठीक है, जो आपका यहाँ पर सर्कल है ये ओरिजिन से जाता है, इसकी वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है और आपका ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये कर रहा है 5 पे लाई, ये इस कंटूर के बाहर है। लेकिन आपके कॉची वो इंटीग्रल थ्योरम में अगर यहाँ पर होगा तब तो ये आपका एनालिटिकल है, लेकिन इसके बाहर जब भी आपकी वैल्यू होगी तो वो यहाँ पर हमेशा होगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो आपका 5 जो इसकी वैल्यू आ रही 5 पोल जो आ रहा है आपका 5 में आ रहा, मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पर 5 जो है 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका जेड की वैल्यू जो 5 है ये आपका आउटसाइड ऑफ द कंटूर लाई कर रही है। आउटसाइड ऑफ द कंटूर लाई करने का मतलब क्या हुआ, ये आपका इंटीग्रेबल कहाँ पर होगा, इंटीग्रेबल सिर्फ होगा आपका जेड इज इक्वल टू 2 पर, मतलब आपके 2 के अंदर, मतलब इस जोन पर ही आपका ये इंटीग्रेट करेगा। देखिए अगर इसके अंदर होती तब तो इंटीग्रेट करता, लेकिन इसके बाहर की वैल्यू के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, बाहर के लिए इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0, इंटीग्रल यहाँ पर आपका 0 होगा। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, 0। आप कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखो ना, सबसे पहले आप देखें ना आपकी पोल लोकेशन क्या है। पोल लोकेशन आपके होते हैं डिनोमीटर ऑफ द आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इसके हमने डिनोमीटर चेक करना है, देन वहाँ पर देखना है कि आपका कंटूर के अंदर लाई कर रही है या बाहर लाई कर रही है। अगर बाहर लाई करे पोल, जैसे यहाँ पर जो 5 था ये बाहर लाई कर रहा था आपके, इसके जो आपका 2 के बाहर लाई कर रहा था, तो हमने सीधे डायरेक्ट कह दिया कि यहाँ पर इसके जो आपके रेसिड्यू की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो रेसिड्यू कैलकुलेशन नीडेड, दैट्स वाई द आंसर इज 0। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला पर। ठीक है, विच इज़ अ डेरिवेटिव फॉर्म। देखिए कॉची से इंपॉर्टेंट है इसमें, तो मैंने बार बार उसी को लिया है। तो आपने दिया आपका एक क्लोज कंटूर इस टाइप का बना रखा है, क्लोज कंटूर e की पावर 2z अपॉन z माइनस 1 का क्यूब इंटू डी जेड,
वेयर जो सी है आपका, ये आपका सर्कल दिखा रहा है जिसमें आपका मॉड जेड की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ पर सर्कल में मॉड जेड की वैल्यू 3 है। तो देखिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी आपको लिख के बता देते हैं। कलर चेंज, ये कलर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको कॉची आपका डेरिवेटिव फार्मूला दिखाऊँ। कॉची डेरिवेटिव फार्मूला, तो देखिए ये फार्मूला क्या है, इन्होंने बताया ऐसा, क्लोज कंटूर में एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, एक मिनट थोड़ी अच्छी नहीं बनी राइटिंग, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, और यहाँ पर पावर के लिए क्या होता है, ये होता है एन प्लस वन। ठीक है, इंटू डी जेड, ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन एन फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या होता है एफ ऑफ एन, जो आपके जितनी आपके ऑर्डर आएगा उससे एक कम का यहाँ पर उतने टाइम में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे उस टर्म को। ये तो ये इन्होंने फार्मूला बताया आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है। खैर ऐसे फार्मूला समझ नहीं आएगा, मैं अभी क्वेश्चन में लगाता हूँ, देन आप इजीली समझ जाएंगे कि ये फार्मूला कैसे बनता है, मतलब कैसे आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट पोल दिखाएगा, तो ये क्या है जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपका पोल के लोकेशन क्या है, जेड इज इक्वल टू वन। जेड इज इक्वल टू वन में हमारा पोल है और इसके ऑर्डर कितने हैं 3, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है ना, तो हमारे ऑर्डर 3 हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपको, ये आपका पोल है, आपका पोल एट जेड इज इक्वल टू वन, और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है हमारा इसका 3। ठीक है, तो यहाँ पर से n प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, n प्लस वन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये n की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, बाकी कंटूर क्या दिया था, कंटूर z इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से जो कंटूर है, कंटूर जो आपका घेरा है उसमें आपका मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो आपका जो मॉड जेड की वैल्यू 3 है, तो मतलब क्या है, ये आपका एन क्लोज करेगा, ENCEN, एन क्लोज करेगा आपका मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मतलब इसको आपको ये आपका कंटूर आपका कवर करेगा। देखिए मतलब ये है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये है आपकी 3, मतलब ये इस टाइप का गोला है, इसकी जो आपकी ये आपकी रेडियस है, इसकी वैल्यू 3 है, और जो यहाँ पर हमारे पोल आ रहे हैं, ये पोल की वैल्यू कितनी है, पोल की वैल्यू है 1 है, मतलब वो इसके अंदर लाई करेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर पोल अगर यहाँ पर लाई कर रहे हैं मतलब इसके इनसाइड लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये आपका यहाँ पर से ईजिली आपका ये इसमें फॉर्म करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ जेड, मतलब यहाँ पर F2 ऑफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए जो टर्म है मतलब इसके हमने आपका डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ जेड, जो हमारा एफ ऑफ जेड, ये क्या है आपका e की पावर 2z है। देखिए ये था ना, एफ ऑफ जेड है हमारा e की पावर 2z, ये ऊपर वाला टर्म e की पावर 2z। तो इसका हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, फिर करेंगे 2 बार, डबल डिफरेंशिएट करना है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है ऐसे एफ ऑफ जेड का। एफ ऑफ जेड ये है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ जेड, तो डी बाई डी जेड ऑफ ई की पावर में 2x, तो 2x आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2e की पावर z। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने में आया। सेकेंड टाइम करेंगे डबल डिफरेंशिएट, तो दो दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यों लिखा मैंने, तो ये 2 दूनी 4 आ जाएगा 4e की पावर 2z, तो यहाँ पर आएगा 4e की पावर 2z। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आई f/2z की। आप कहाँ पर वैल्यू पूछे इसने, z इज इक्वल टू 1 पर, तो f की वैल्यू यहाँ पर z की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो देखिए f डबल ऑफ 1 वैल्यू पुट करते तो आएगा 4e की पावर 2 इंटू 1, 4e की पावर -2। तो यहाँ f डबल डैश की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी तो ये आई हमारी 4e की पावर -2। ठीक है, अब इसको देखिए आगे हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। ये देखिए जो हमारा फॉर्मूला ना ऊपर, इसको लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, फॉर्मूला यहाँ पर हमसे बोलता है, जो आपका यहाँ पर जो वैल्यू आती है इसकी, वो आती है हमारी 2 पाई, क्या था हमारा 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल, इधर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल है। ठीक है, और क्या आता है आपका f डबल डैश ऑफ z, यहाँ पर क्या आएगा f डबल डैश ऑफ z, तो आएगा 2 पाई आई, और आपका n की वैल्यू है 2, विच इज़ 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। आपका f डबल डैश z की वैल्यू f डबल डैश 1 के टाइम में क्या आई है, विच इज़ 4e की पावर -2, 4e की पावर
अच्छा -2 क्यों है कि प्लस यहाँ पर 2 है ना, ये क्यों लिखा मैंने, ये 2 है, ठीक है ये। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 4e⁻²। तो यहाँ पर से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2πi/2 2 इंटू 1 इंटू 4e⁻²। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 4πi/1 मतलब 4πi यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 4πi/4πi²। यहाँ पर e² भी है ना, 4πi² हमारी वैल्यू आएगी 4πi²। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए 4πi²। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आई है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रेसिड्यू एट सिंपल पोल। ये हमारा जो ये सिंपल पोल है, सिंपल पोल में रेसिड्यू फाइंड करना है। तो व्हाट इज द रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z² + 1 एट पोल आपका z इज इक्वल टू i। आपका z इज इक्वल टू i मतलब ये आपका इमेजरी है, वहाँ पर आपका पोल लाई कर रहा है क्योंकि आपका डबल पोल दिख रहे हैं। देखिए कैसा दिया है आपका, f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z² + 1। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू है। तो देखिए अगर आपने रेसिड्यू निकालना होता है सिंपल पोल का, यहीं पर लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2-3 बार आपके गेट में भी आपका यही इस फार्मूले के ऊपर आपका क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल, हमारा सिंपल पोल है, उस टाइम पर रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू पोल POLE। ठीक है, पोल माना f ऑफ z लेते हैं, कोई फंक्शन f ऑफ z है, तो क्या लेंगे, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट होता है उसको लेते हैं p ऑफ z, आपका डिनोमिनेटर पार्ट है q ऑफ z। ठीक है, मानना ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो ये आपका इसका रेसिड्यू निकालेंगे। तो हमारा रेसिड्यू क्या आएगा, p ऑफ a, जो आपका पोल है यहाँ पर p ऑफ a अपॉन यहाँ पर नीचे वाले का आपका एक बार आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो q' ऑफ a। बस यही आपका इंपॉर्टेंट है, आपका डिनोमिनेटर का यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, z अपॉन z² + 1। तो देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है वो है आपका z² + 1, डिनोमिनेटर z² + 1। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा आपका z² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, जो z की वैल्यू आई वो आई आपकी ± i, या फिर j भी लिख सकते हैं। मतलब ये किस टाइप का आ गया, बोथ हमारे जो पोल हैं, बोथ हमारे पास यहाँ पर सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल में ये आपके थ्योरम अप्लाई होते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर मैंने लिखा ही था सिंपल पोल करके। तो देखिए p ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, p ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर p ऑफ z की वैल्यू है आपकी z, p ऑफ z की वैल्यू z आ जाएगी। q ऑफ z नहीं निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, q' ऑफ z, मतलब सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपका z² + 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, z² + 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे z के हिसाब से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2z, 1 का हो जाएगा आपका 0। तो आपकी वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर से रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू i पर हमने रेसिड्यू निकालना, वो क्या आएगा आपका p ऑफ i, क्योंकि यहाँ पर पोल आपके आयोटा पर है, p ऑफ i अपॉन q'(i). ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, ये कितना आया, z की जगह i पुट करेंगे, i अपॉन 2 इंटू i, तो i से i कट जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1/2। तो रेसिड्यू की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, 1/2। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका a। इसका भी a ही आ रहा है, सबका a तो लग गया अब। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपकी a आ रही है 1/2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो लॉरेंस सीरीज एक्सप्रेशन, ये आपको होमवर्क दे दूँ, चलो खैर करा ही देते हैं। दिया आपका लॉरेंस सीरीज एक्सप्रेशन f ऑफ z, हमारी सीरीज है f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z-1 और आपका z-2, जहाँ पर इसकी जो रेंज दी है वो आपके mod z इज लाई बिटवीन 1 and 2। तो बताना है हमें कोफिशिएंट ऑफ 1/z क्या होगा, 1/z का यहाँ पर कोफिशिएंट हमें बताना है कितना होगा। देखिए इस टाइप के फॉर्मूले में जब भी आपका इस फॉर्म में दिया हो तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, a/z-1 प्लस b/z-2। ठीक है, यहाँ से आप सिंपल सॉल्व करेंगे तो आप इसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से आएगी -1 और b की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, a और b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे
तो यहाँ पर से ये हमारा क्या बनेगा, ए और बी की वैल्यू पुट करके ये हमारा आएगा -1 अपॉन जेड -1। सेकेंड वाला आएगा आपका +1 अपॉन जेड -2। ठीक है, ये हमारा यहाँ से अल्टीमेटली पार्शियल फ्रैक्शन पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी। तो और इसकी रेंज क्या थी, हमारी रेंज थी आपकी मॉड जेड इज लाई बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर लाई कर रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर आपका पहली वाले को लेता हूँ, सपोज ये पहले वाले को लिया है विच इज़ -1 अपॉन जेड -1। ठीक है, ये आपका टर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपके इसकी अगर पावर के लिए हम लोग यहाँ पर करें, यहाँ पर क्या होगा, मॉड जेड यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस, यहाँ पर आएगा आपका 1 अपॉन जेड। ठीक है, -1 अपॉन जेड हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 1 प्लस आपका 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ये आपकी लॉरेंस सीरीज के हिसाब से खुलते जाएगा, मतलब चलते जाएगा लॉरेंस सीरीज। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन जेड आएगा, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन आपका जेड स्क्वायर, यहाँ पर फिर -1 अपॉन जेड क्यूब एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आई पहले वाले के लिए। सेकेंड वाले के लिए देखेंगे, देखिए सेकेंड वाले के लिए आएगा आपका 1 अपॉन जेड -2। ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा आपका जहाँ पर मॉड जेड की वैल्यू आपकी <2 है, मतलब <2 के लिए कैसे करूँ, <2 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी पावर होगी वो कैसी आएगी, वो आएगी आपकी 1/2, ये माइनस में आ जाएगी -1/2, अंदर आएगा 1 अपॉन जेड/2 प्लस जेड²/4। ये आपका स्टैंडर्ड आपकी सीरीज है, आपको पता होगी लॉरेंस सीरीज। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी 1/2 प्लस ये आ जाएगी आपकी, यहाँ पर से ये हो जाएगी आपकी 1/2 और ये आएगी जेड/जेड²। तो देखिए यहाँ पर आपका जेड का कोई पार्ट ही नहीं, 1 अपॉन जेड आ ही नहीं रहा इस सीरीज में। तो सिर्फ हम ऊपर वाले सीरीज से देखेंगे कि हमारा 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट, 1 अपॉन जेड में क्या मल्टीप्लाई आपका -1, तो यहाँ पर 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। तो सिंपल आंसर आ जाएगा आपका -1, आंसर नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर -1 इसका आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले टर्म में आपके यहाँ पर 1 अपॉन जेड स्क्वायर आ रहा है, ना कि 1 अपॉन जेड। हमने यहाँ पर 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट पूछा था, तो वो आएगा आपका -1। अगला देखते हैं, यह है आपका बताना है आपका रेसिड्यू थ्योरम एप्लीकेशन पर है। दिया है आपका, देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार गेट में आ गया और पीएसयू में तो कितने बार आ रखा है। ठीक है, दिया है आपका एक कॉन्टूर दिया है आपका, tan z dz इज अराउंड अ सर्कल z इज इक्वल टू 2। लोगों को इसकी वैल्यू भी याद है, वो लोग इसको निकालते भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं इसको बता देता हूँ, ये होता है आपका कॉची रेसिड्यू थ्योरम से। ठीक है, रेसिड्यू थ्योरम शॉर्ट में लिख दिया। तो ये क्या बोलती है आपके क्लोज कंटूर में एफ जेड इंटू डी जेड जो होता है वो होता है हमारा 2πi। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपका, यहाँ पर आपका आता है समीशन ऑफ रेसिड्यू जो आपके कंटूर के अंदर लाई करें। तो क्या लिखूँ, रेसिड्यू अंदर, रेसिड्यू इनसाइड कंटूर, रेसिड्यू इनसाइड कंटूर। ठीक है, ये हमारे इसका होता है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, दिया है आपका tan z। देखिए लोग सॉल्व करने में कंफ्यूज होते हैं इसको, तो देखिए हम क्या करेंगे, tan z है ना, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं आपका sin z अपॉन cos z। साइन अपॉन कॉस में तोड़ दिया, साइन अपॉन कॉस में हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होंगे, पोल्स कहाँ आएंगे, हमारे पोल्स आएंगे आपके कॉस पर। कॉस की वेवफॉर्म आपको पता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर उल्टा हो गया ना इसकी वेवफॉर्म दिखाऊं तो आपकी कॉस की वेवफॉर्म कुछ स्टेप से बनती है, वो है आपकी कलर चेंज। देखिए ये हमारी कॉस की वेवफॉर्म आती है ये। ठीक है, ये आपकी कॉस की वेवफॉर्म है। अगर आपको वेवफॉर्म पता है तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम होती है आपकी 0 पर, देन यहाँ पर आपकी 90 पर आपकी मिनिमम होती है, देन आपकी ये 270 पर मिनिमम होती है, मतलब π/2। और यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपका 3π/2 एंड सो ऑन, 5π/2 एंड सो ऑन। यही आपकी नेगेटिव में चलेगी इस टाइप से। ठीक है, ये आपकी कॉस की वेवफॉर्म है, मतलब ये π/2 यहाँ पर है तो ये आपकी -π/2 -3π/2। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये आपकी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पोल्स आप कहाँ पर अकर 0 हो रहे हैं, मतलब cos z, मतलब पोल्स की बात करें क्योंकि डिनोमिनेटर पोल्स होता है, तो पोल्स अकर कहाँ पर, जब आपका cos z की वैल्यू आपकी 0 होगी। और वो कहाँ पर होती है, डेट इज़
जेड की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस पाई बाई टू ये होगी, या फिर प्लस माइनस 3 पाई बाई टू या 5/2, ऐसे सो ऑन चलते जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है आपका कंटूर की वैल्यू है 2। ठीक है, मतलब जो आपका ये देखिए, मैं कंटूर भी बना के दिखा देता हूँ। तो कंटूर की वैल्यू है मेरे भाई 2। ठीक है, ये वैल्यू है आपकी 2, मतलब इसके अंदर वाले जितने आएंगे ये सब इसको करेगी, इसके बाहर वाले को नहीं करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल इसका ट्रिक लगा के, मतलब ट्रिक क्या, कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हम देखें पहले वाले देखें पाई बाई टू, पाई बाई टू क्या है, पाई बाई टू होता है आपका, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई टू, 3.14 डिवाइडेड बाई टू 134 डिवाइडेड बाई टू 157, मतलब 1.57, 1.57 आपका इससे कम है। ठीक है, 2 से कम है तो ये आपका इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू इसके अंदर लाई करेगी। आप 3 पाई बाई टू देखिए, 3 पाई बाई टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3.14 अपॉन 2, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1.57, 1.57 का यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 गुना, मतलब ये आएगा 4.71, 4.7 जो आपका ग्रेटर देन 2 है। तो ये वैल्यू तो लाई नहीं करेगी। तो मॉड जेड आपका इक्वल टू 2 के अंदर क्या आएगी, सिर्फ हमारी आएगी पाई बाई टू, पाई बाई टू वो भी कौन सा, प्लस माइनस पाई बाई टू, एक यहाँ पर करेगा तो एक पोल यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो आपके इसके अंदर हमारे ये पोल आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या आएगी, साइन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर साइन की सिर्फ हम लोग यहाँ पर ये वाली वैल्यू लेंगे, सॉरी हम कॉस की यहाँ पर ये वाली वैल्यू लेंगे पाई बाई टू। तो देखिए रेसिड्यू निकालना है सिंपल पोल का, अभी देखा था फॉर्मूला, रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल, सिंपल पोल, तो वो क्या हो जाएगा, ये होता है आपका पी जेड या पी ए लिखता हूँ, पी ए अपॉन क्यू ए। ठीक है, ये तो पी ए की वैल्यू क्या है, ऊपर वाला टर्म है आपका साइन जेड, तो ये तो सेम आ जाएगा साइन ए, एक जेड की जगह ए कर दिया, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन, कॉस का होता है माइनस साइन, विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए, तो ये कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा -1। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारा रेसिड्यू क्या आ गया, तो रेसिड्यू में हम लोग दोनों रेसिड्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, रेसिड्यू एट पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू ही इसके अंदर लाई कर रहा है, तो वो क्या आएगा -1 फॉर ईच पोल, -1 फॉर ईच पोल, ईच पोल 2 पोल है तो -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा 2, -2। तो टोटल आपका रेसिड्यू निकालेंगे तो आपका -2 आएगा। तो यहाँ से इंटीग्रल का फॉर्म क्या बना, इंटीग्रल आएगा हमारा 2 पाई आई, ये देखिए ये सब आपका 2 पाई आई, मैं यहाँ पर हम सम करेंगे रेसिड्यूज़ का, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू कितना है आपका -2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 -4 पाई आई। ठीक है, तो ये आंसर आता है -4 पाई आई, आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बाकी ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपको वैसे आपको याद भी हो तो बहुत अच्छा है, चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका सिंगुलैरिटी क्लासिफिकेशन पर है। फंक्शन दिया है एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 अपॉन जेड, व्हाट टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन है आपका एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन जेड। ठीक है, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 पर किस टाइप की सिंगुलैरिटी होगी ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इस टाइप के हमारे क्वेश्चन के लिए हम लोग करते गए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारी आपकी असेंशियल है या फिर आपकी हटाने वाली किस टाइप की हमारी यहाँ पर वो है आपकी, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, किस टाइप की हमारी यहाँ पर आपकी सिंगुलैरिटी लगी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो अगर हमारे यहाँ पर आपके कोई भी 0 पावर नहीं है, मतलब नो नेगेटिव पावर है, नो नेगेटिव पावर, कोई भी अगर नेगेटिव पावर नहीं है तो वो कैसी होगी, वो होगी हमारी रिमूवेबल। ठीक है, वो ऐसी सिंगुलैरिटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर हमारी फाइनाइट नंबर के यहाँ पर नेगेटिव पावर है, फाइनाइट नेगेटिव पावर होते हैं, ऐसी 3 चीज़ें ये याद कर लीजिए, इसमें होते हैं हमारे, ये होते हैं आपके पोल्स। ठीक है, देन अगर यहाँ पर इनफाइनाइट दिए होंगे, अगर यहाँ पर इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स हैं तो वो होती है हमारी असेंशियल सिंगुलैरिटीज़,
एसेंशियल सिंगुलरिटीज़। ठीक है, बस ये तीन आपके स्टेप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, e की पावर 1/z। अगर मैं इसको लिखूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x। ठीक है, e की पावर x को अगर आप एक्सपेंड करें आपको लॉरेंस सीरीज के हिसाब से, पावर सीरीज के हिसाब से, तो वो क्या आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आपका x³ 3 फैक्टोरियल। स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए, एंड सो ऑन। e की पावर x का आपका एक्सपेंशन होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने 1/z। तो देखिए अगले वाले पेज में मैं उसको पुट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से e की पावर x को हम 1/z वापस पुट करते हैं, तो ये आएगा आपका 1/x, x मतलब 1/z। देन यहाँ पर आएगा 1/2 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर आएगा आपका z² प्लस 1/3 फैक्टोरियल आपका z³ एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके इनफाइनाइट नंबर के आपके नेगेटिव आए, मतलब ये आपके 1 प्लस ये आएगा z इनवर्स आएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल, देन z की पावर -2, 1/3 फैक्टोरियल, z की पावर -3 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर कितने आए हमारे इनफाइनाइट नंबर के, यहाँ पर हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे यहाँ पर क्या है नेगेटिव पावर आई z की। तो z की हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर आई। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, एसेंशियल सिंगुलरिटीज़। एसेंशियल सिंगुलरिटीज़। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ये आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है इस टाइप के केस में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद भी होना चाहिए था। ठीक है, वरना मैं आपको अब बता देता हूँ, 1 मिनट, एक कलर चेंज करते हैं। देखिए अगर हमारे यहाँ पर e की पावर 1/z है, ठीक है, या फिर अगर आपका साइन 1/z है, या आपका कॉस 1/z है ना, और कहाँ पर पूछा है हमारा एट z = 0, हमसे अगर ऐसा पूछा है तो सिंपल आप लोग किसी एक करें, ये आपके ऑलवेज क्या होंगे, ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ये आपके फॉर्मूले मतलब ये आपका स्टैंडर्ड आते हैं, तो ये याद कर लीजिए। ऑलवेज हैव एसेंशियल सिंगुलरिटीज़। ठीक है, ये अगर आपके e की पावर 1/z जो इस क्वेश्चन में था, अगर इसके अलावा साइन 1/z दिया होता और cos 1/z दिया था, कहाँ पर एट z = 0 पर, हमेशा हम ये एसेंशियल सिंगुलरिटी से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, ये आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं, आपको कन्फर्मल मैपिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैपिंग करनी है, पूछा है, दब दिया है आपका अंडर द ट्रांसफॉर्म w = 1/z द सर्कल z mod z = r द z प्लेन इज मैप्ड ऑन टू विच शेप ऑफ w प्लेन। तो आपका z प्लेन है वो आपका w प्लेन में किस शेप में आपका यहाँ पर आपका प्लेन होगा w प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर लगाते हैं हम लोग इनवर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब w की वैल्यू है आपकी 1/z, w की वैल्यू 1/z है, मतलब अगर मॉड w की वैल्यू देखेंगे तो 1/z आएगा, क्योंकि आपका ये कॉम्प्लेक्स होता है तो हमने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर से मॉड z की वैल्यू क्या दी है, मॉड z की वैल्यू r दी है, तो अल्टीमेटली जो आपकी मॉड w की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1/r। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका 1/r हमें बताता है कि आपका एक सर्कल बनेगा जो सेंटर करेगा आपका रेडियस को। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अ सर्कल विथ रेडियस 1/r। ठीक है, अगला देखते हैं, दिया आपका कंटूर इंटीग्रेशन अलोंग अ यूनिट सर्कल, दिया आपका द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज लूप dz/z वेयर c इज द यूनिट सर्कल, z = 1, ट्रांसवर्ड काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब उल्टा क्लॉकवाइज से चल रहा है, तब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सिंपल इस टाइप के उसमें फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग लगाते हैं आपका कंटूर, आपका ये होता है z - a, या इसको रेडियस कर लो r, z - a r, यहाँ होता है आपका dz/z - a, ये d है, dz/z - a, ये हमारा होता है आपका 2πi के बराबर। ठीक है, कब, जब आप यहाँ पर सिंपल क्लोज्ड कंटूर हो इनक्लोजिंग बाई a। ठीक है, जो आपका a है इससे में क्लोज हो, इसके इनक्लोज कर रहा हो, तब ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, dz/z है। ठीक है, तब ये क्या है, dz/z है इस टाइप से। तो देखिए ये आपका क्या बताएगा पोल, तो z = 0,
मतलब क्या हुआ, हमारे पोल कहाँ पर है, पोल हमारा लाई कर रहा है आपका ओरिजिन पर। और किस टाइप का है हमारा, ये आपका सिंपल पोल है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल सिस्टम में देखें तो एक पोल आपका ओरिजिन पर लाई कर रहा है, तो टाइप 1 सिस्टम भी है। ठीक है, और यहाँ पर मॉड जेड की वैल्यू कितनी दी है, मॉड जेड की वैल्यू दी है आपकी 1। तो गिवन मॉड जेड इज इक्वल टू 1, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 मतलब ये उल्टा बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये इसकी वैल्यू थी 1 और ये आपका सेंटर पर लाई कर रहा है यहाँ पर, तो ये इसको इसको इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इनक्लोज करेगा, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 इनक्लोज ओरिजिन लिखता हूँ, इनक्लोज ओरिजिन, क्योंकि आपका ओरिजिन पर ही आपका पोल लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसका रेसिड्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 0 पर हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं, विच इज़ लिमिट जेड कहाँ पर जा रहा है, जेड टेंस टू 0, जेड इंटू 1/z आ जाएगा। तो 1/z से कर जाएगा, आ जाएगा 1। तो हमारी रेसिड्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2πi इंटू यहाँ पर हमारे कितने पोल है, हमारे एक पोल है, तो अल्टीमेटली हमारी आंसर आ जाएगा 2πi। तो आंसर नंबर सी। ठीक है, बाकी आप इसको याद भी कर लीजिएगा, आपकी हमेशा आपका अगर आपका डी जेड अपॉन जेड दिया जाता है तो इसका अल्टीमेटली आंसर आता है आपका 2πi। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है, जब आपको ड्राइव करते हैं ना तब भी हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आप कमेंट में आप मुझे बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको ये इतना वो बता सकता हूँ कि ऐसे फंक्शन जो आपके जेड का मॉड होता है, या फिर आपका जेड बार होता है, या रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है, ये आपका अगर कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ये हमारे कहीं भी आपके डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप मुझे बताइएगा क्या होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको अपने वीडियो लेक्चर देखा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, वही आपके 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा टॉप के, और इसी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।